क्या हुआ गुलनाज, आप ठीक तो हैं? तान्या ने हाथ आहिस्ता से गुलनाज के हाथ पे रखा तो उससे रोती पलके उठाकर ऊपर देखा। नजर तान्या से मिली तो सर दोबारा घुटनों पर दे दिया और फिर रोना शुरू कर दिया। इस बार वो हल्की हल्की सिसकियां ले रही थी। मेरी दोस्त रो क्यों रही है? तान्या ने उसके सामने कालीन पर ही आलती पालती मार ली। बताई ना गुलनाज, किस बात ने आपको दुखी किया है? कौन सी याद? और गुलनाज एक बार फिर पूरी शिद्दत से रोने लगी। तानिया ने अपने आखिरी जुमले पर गौर किया। उसे तो कौन सी याद ही कहा था, और उसे एक जुमले ने गुलनाज का सब तोड़ दिया था। ऐसा होता है गुलनाज, कभी कभार कोई भूला हुआ वाक्य बहुत शिद्दत से आंखों के आगे ताज़ा हो जाता है, तब दिल बहुत रंजीदा हो जाता है। लेकिन देखो, उसके चेहरे से बाल हटाने लगी। ऐसी बातें किसी दोस्त से कह लेना अच्छा होता है। मैं चाहती हूँ आज आप हर बात कह डालें, कुछ भी दिल में ना रखें। आपको कोई डर महसूस नहीं करना चाहिए। मैं आपकी हर मदद करने को तैयार हूँ। वो 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 हिचकियों के बीच कुछ बोली थी। तानिया ने अपना सांस तक रोक लिया। गुलनाज कुछ कह रही थी। वो मेरी आपा को मार देंगे। कौन? तानिया ने बेसाख्ता पूछा। नहीं, वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। हिचकियों पर भी उसका काबू ना था। वो नींद में उनकी जान। आपकी आपा मतलब शहनाज? तानी ने अपना दिमाग हासिल किया तो गुलनाज से होले से सर हिलाया। तो उनको कौन मारना चाहता था और क्यों? तानिया का अपना दिल धड़कने लगा था। ना जाने गुलनाज क्या कहना चाहती थी। अगर मैं आपा को सच बता देती। वो फिर समझा नहीं पा रही थी, लेकिन यही अच्छी बात थी कि वो बोलने लगी थी। बिलाहिर गुलनाज का जमूट टूट गया था। और वो सच क्या है गुलनाज? तानिया ने बहुत प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरा तो गुलनाज एक बार फिर रो दी। उसकी सिसकियां इतनी दर्द भरी थी कि तानिया की वजह जाने बगैर ही आंखें भीग गईं। सच? उससे हिचकी ली। सच? वो अजीब से अंदाज से दोहराने लगी थी। तानिया ने पहले तो उसे बिना रोक टोक के रोने ही दिया। गुलनाज का रोना परसों की घुटन का नतीजा था, जिससे आज उसे निजात मिली थी। फिर उठकर उसे पानी दिया। तुम इस वक्त अपनों में हो गुलनाज, और यहाँ कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ना ही कोई तुम्हें धमकी देगा। तुम मुझे आज आराम से अपनी पूरी कहानी सुनाओगी, और हम तुम्हारी आपा को भी कुछ नहीं होने देंगे। तानिया ने उसे तसल्ली भरे अंदाज में थपका। गुलनाज को चुप होने में बहुत देर लगी। बड़ी देर बाद उससे गहरे गहरे सांस लेना शुरू किए तो तानिया को कुछ परेशानी लाहक हुई। अब सर उठाकर इर्द गिर्द देख रही थी। गहरे सांस अब भी ले रही थी। वो जैसे समझने की कोशिश कर रही थी। गुलनाज, अब आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप किसी गहरे सदमे में थी, और वो बात आपको मुझे बतानी ही होगी। बताएं गुलनाज, आपकी कहानी क्या है? तानिया ने फिर उससे मुतवज्जा करना शुरू किया। उसे डर लाहक हुआ कि गुलनाज कहीं फिर से अपनी खामोशी की दुनिया में न चली जाए। कमाल भाई। उसके लबों से एक नाम आकर रुका। पलकें भीग गई। मैं उनका कत्ल करना चाहती हूँ, एक बार छुरी से। वो भीगी पलकों को झपक रही थी। और तानिया इस सोच में पड़ गई कि कमाल क्यों, जबकि रिजवाना आंटी के शोहर का नाम तो जमाल था और वो जमाल की मनकूहा थी। उससे सोचा कि गुलनाज को टोककर उसकी तहसीह करे, लेकिन इससे पहले ही गुलनाज खुद बोलने लगी और वो बोलती गई, और तानिया की आंखें हैरत और बेयकीनी से खुलती गईं। तानिया, नाश्ता। एलिया ने ट्रे सामने रखी तो तानिया ने खोए खोए अंदाज में सर ऊपर उठाया। कमरे से निकलकर वो बाहर आई तो यूं ही बेख्याली में डाइनिंग टेबल के साथ बैठ गई थी। नहीं, मेरा जी नहीं जा रहा। तुम गुलनाज को नाश्ता दे दो, उससे जैसे मिन्नत की। क्या हुआ तानिया, गुलनाज सब ठीक है ना? रमशा भी उससे करीब आई। उन दोनों के कमरे में जाते ही वो सब नाश्ते की तैयारी में मसरूफ़ हो गए थे। मोमिन और मुनसिफ ने ड्यूटी पर जाना था और वो सब शायद नाश्ता कर चुके थे। सिर्फ तानिया और गुलनाज ही रह गई थी। वो, तानिया ने उंगली कमरे की जानिब उठाई। वो आज बोली है। गुलनाज? अच्छा। रमशा हैरत से हंसी। क्या कहा उससे? सुनो रमशा, मैं ड्यूटी से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। गुलनाज को तैयार होना चाहिए। मोमिन को हम रास्ते से लेंगे। 2 बजे सही टाइम है निकलने का। मुंसिफ तैयार होकर उजलत में कहता कमरे से निकला। सर पर टोपी सीधी की और शायद अम्मी और दादी को खुदाफिज कहने के लिए कमरे की तरफ बढ़ा। जब घर के मेन गेट पर पहले दस्तक हुई और फिर दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ। सबने आवाज़ से पलट कर देखा तो शहनाज साई अंदर दाखिल हो रही थी। चेहरे पर कराख्तगी और बेगान की सजा रखी थी। अजनबी से नसों से सामने खड़े अफराद को देखा। मुंसिफ पर नजर पड़ी तो नफरत से मुंह फेर लिया। मैं अपनी बहन को लेने आई हूँ, कहाँ है गुलनाज? अस्सलाम वालेकुम, अंदर आ जाए।
एलिया ही आगे बढ़कर ज़बरदस्ती उनसे मिली और हाथ पकड़कर अंदर लाने लगी। मुंसिफ ने उस दौरान गेट से बाहर झाँका। ताई अपने ड्राइवर के साथ आई थी। अरहम शायद तलाक के बाद आने पर रजामंद नहीं हुआ होगा। मुंसिफ ने मसाफा करके बाहर धूप में कुर्सियाँ और मेज़ रखी और रमशा से ड्राइवर की चाय का कहा। घड़ी देखी, उसके ऑफिस जाने का टाइम हो चुका था, लेकिन वो यहाँ के मामलात को उर्दू पे छोड़कर नहीं जा सकता था। इसलिए पुलिस स्टेशन कॉल करके अपने घंटा भर बाद पहुँचने का कहा। मोबाइल जेब में रखते वापस आ गया। एलिया उन्हें अम्मी और दादी के कमरे में ले गई थी। वसीला उन्हें देखते ही कमरे से बाहर निकल गई। उसे ताई की रिठाई पर अफसोस था। उसके साथ इतना कुछ करने के बाद भी वो उनके घर किस धड़ल्ले से आन पहुंची थी। हमें जेल पहुंचाकर चैन नहीं मिला था। मेरी पगली बहन ही रह गई थी बदले निकलवाने के लिए। वो हाथ नचाकर मुंसिफ पर गुस्सा निकाल रही थी। कहाँ है मेरी बहन? क्या किया है उसके साथ? वो रुस्वानों को तेज सिगाहों से देख रही थी। ये बात वो पहले ही तय करके आई थी कि अपने करतूतों पर पर्दा डालने के लिए इस वक्त गुलनाज का नाम इस्तेमाल करने में ही फ़ायदा है। बरसों पहले क्या कोई कसर रह गई थी? उन्होंने नफरत से रिजवाना को देखा। अब क्या मार के दम लोगी मेरी बहन को? बेहतर होगा आप बजाय इल्जामात लगाने के अपनी बहन से मिल लें। मुंसफ ही आगे आया। वो एक बार फिर उसकी अम्मी को ज़हनी अजियत दे रही थी और उससे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जबकि मुंसिफ के लिए इल्ज़ाम ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल था कि उसकी माँ किसी को पागल करने के जुर्म में शरीक थी। जितनी चाहे कोशिश कर लो, अपनी माँ का जुर्म तुम सबसे छुपा नहीं पाओगे। और देखना, तुम लोगों को भी जेल की हवा नहीं खिलवाई तो मेरा नाम शहनाज नहीं। रिजवाना आंटी ने कोई जुर्म नहीं किया। तानिया जो कुछ देर हुई दरवाजे में आकर उनकी बातें सुन रही थी, चंद कदम और आगे आ गई। शहनाज से सख्त बुरा मुंह बनाते हुए उस लड़की को देखा। तुम कौन हो और जानती ही क्या हो? सब कुछ, वो सब जो यहाँ मौजूद कोई शख्स भी नहीं जानता। मुंसिफ, तुम प्लीज़ कुछ देर के लिए बाहर जाओ, मुझे इनको कुछ बताना है, लेकिन सॉरी तुम्हारे सामने नहीं बता सकती। उसका अंदाज मासद ख्वाना सा था। मुंसिफ दिल में हैरत लिए खामोशी से बाहर चला गया। क्या बकी जा रही हो लड़की? मैं तुम्हें जानती तक नहीं और तुम कहती हो मुझे सब पता है। मैं गुलनाज की डॉक्टर हूँ, उनका इलाज कर रही थी और आज आपकी बहन ने जो इंकशाफात किए वो सबको बताना चाहती हूँ। फिर आप खुद फैसला करें कि कौन मुजरिम है और कौन बेकसूर। मेरी बहन कैसे कर सकती है कोई इंकशाफ? वो तो बात नहीं करती। अब करती हैं, और जो कुछ आज उनकी ज़बानी मैंने सुना, आपको हुसूसन दिल थाम कर सुनना पड़ेगा। ताने इस मर्तबा एक इत्मीनान के साथ आगे आई। जो कुछ वो दादी और रुस्वाना आंटी से कहने आ रही थी, अब लग रहा था कि उसे सुनना सबसे ज़्यादा तो शहनाज के लिए ज़रूरी था। क्या बात है तानिया? ऐसा क्या कहा गुलनाज से? आशरा बेगम ने तानिया को देखा तो वो उनके पास ही आकर बैठ गई। एक गहरा सांस लेकर चेहरा मुतवाज़िन किया और आंखें शहनाज पर जमा दी। क्या ये सच है कि जमाल अंकल और रिजवाना आंटी की शादी के सदमे ने आपको बीमार कर दिया था और आप सुकून की गोलियां लेकर बेहोश हो जाया करती थी? हाँ, ये सच है। इसकी गवाह तो मैं खुद हूँ। दादी ने जब उस सवाल पर शहनाज को चुप देखा तो खुद ही कह उठी। शहनाज भी तरद्दुद न कर पाई। घर के और डेरे के सब काम उन दिनों गुलनाज पर आ पड़े थे। वो शोहर की बेवफाई के दर्द से भी निपट रही थी और बहन की बीमारी, घर की जिम्मेदारियां भी उस पर आ पड़ी थी। तानिया ने बात को आगे बढ़ाया। हाँ, तो क्या कहना चाहती हो? मेरी बीमारी ने उसे पागल कर दिया? कमाल है। इससे ज्यादा बेतुकी बात तो मैं सोच भी नहीं सकती। तुम डॉक्टर हो या वकील? रिजवाना की कसूर मेरे सर डालने की भूंडी कोशिश। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना ही मैं किसी की वकील हूँ। तानी ने खुद पर सब किया। ना ही मैं आपको मुवर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही हूँ, और ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इस सब की जिम्मेदार ना आप हैं, ना रिजवाना आंटी, ना ही जमाल अंकल, बल्कि गुलनाज की सफाई का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका शोहर है। कमाल हान। शहनाज से उनमें सुकड़ी। बाकी सभी हैरत से तानिया को देखने लगे। जिन दिनों आप बीमार होकर हवेली और वहाँ के सब मामलात से गाफिल पड़ी थी, आपके शोहर ने उसका बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया। गुलनाज कहती है, एक रात मैं ड्यूटी के रास्ते कमाल भाई को खाना देने गई तो वहाँ अकेले बैठे थे। गुलनाज उन्हें खाना देकर वापस आ गई, लेकिन फिर रोज़ाना यही होने लगा। कमाल हान डेरा खाली हो जाने के बाद भी वहीं बैठे रहते थे, जब तक कि गुलनाज खाना लेकर खुद वहाँ न चली जाती। पहले पहल तो वो खाना देकर वापस आ जाया करती थी, लेकिन फिर उसके गुमसुम और उदास रहने पर कमाल हान उसे पास बैठाकर उससे हमदर्दी भी करने लगे। कभी जमाल की कोताहियों पर अफसोस का इजहार, कभी तसल्ली देना। गुलनाज चुपचाप सुनती रहती और फिर वापस आ जाती।
लेकिन वो नहीं जानती थी कि इन रोज़-रोज़ की हमदर्दियों के पीछे उसके लिए कितना बड़ा तूफ़ान छुपा था। एक रात कमाल खान अपने आसपास के तमाम मामलात को अपने हक में करके ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार था। उससे गुलनाज के आने से पहले हवेली को मुलाज़िमों से भी खाली कर दिया और जब वो आई तो हमदर्दी जताने दहाड़ बाँधाते उसे हेले से कमरे के अंदर ले गए और फिर दरवाज़ा बंद करके उन्होंने अपने मुअज़्ज़िम अज़ाइम पर अमल किया। झूठ, बिल्कुल झूठ! वो एकदम चिल्ला उठी। कमाल ने हमेशा गुले को अपनी छोटी बहन समझा है। इतने पाकीज़ा लफ्ज़ का इस्तेमाल भी मत करें आप। दानिया का दिल कुछ देर पहले की बातों ने पहले ही बोझल कर रखा था। उसका लहजा तेज़ होने लगा। आपके शौहर ने रोज़ के हिसाब से एक मासूम बच्चे के दिल, उसके जज़्बात, उसके जिस्म को ठेस पहुँचाई है। उसे हर तरह से ब्लैकमेल करके चुप करवाया। वो रोती चिल्लाती और वो उससे कहते कि अगर उससे अपनी ज़ुबान खोली या घर से भागी तो वो उसकी आपा यानी आपको नींद में ही किसी दिन जान से मार देंगे। गुलनाज सब कुछ अपने ऊपर सहती चुप रही थी। एक रोज़ कमाल से बचने के लिए तहखाने में जा छुपी। तब वो उसे ढूंढ ढूंढ कर नाकाम वापस चले गए। उस मासूम बच्चे ने उसी को अपनी कामयाबी समझा और कमाल से बचने के लिए तहखाने में पनाह लेने लगी। वो जानवर ऐसा भी नहीं होने दे रहा था। गुलनाज को बाहर भी निकलना पड़ता, घर के काम भी देखने पड़ते और वो उसे डेरे तक आने के लिए भी मजबूर कर लिया करते थे। लेकिन ये सब इतना अज़ियतनाक था कि चुपने निकलने की कश्मकश दिन ब दिन असाबी तौर पर उससे कमज़ोर, उसके ज़हन को मासूर करने लगी। सिर्फ आपकी जान बचाने की खातिर वो इस इंतहा की बेबसी का लगातार शिकार होती रही और महज 2 ही सालों में मुकम्मल पागल हो गई। क्योंकि जब इंसान अपना दर्द अपने अंदर ही रखता चला जाता है तो वो किसी न किसी सूरत बाहर निकल कर रहता है। गुलनाज से बहनोई के हाथों जो टॉर्चर सहा वो 16-17 साल की लड़की की बर्दाश्त से कहीं बड़ा था। ये सब तुमसे किसने कहा? शहनाज जो कुछ देर पहले तानिया के ऐसे आगाज़ को एक अंदाज़ा समझी थी, हालात वाक़यात को सुनते सख्ते की कैफियत में आने लगी। खुद गुलनाज से। लेकिन वो तो बोल ही नहीं सकती। सब जानते हैं। वो अब बोल सकती है क्योंकि वो जिस जमूत का शिकार हो चुकी थी वो आज बिलाही टूट गया। ओह! मैं अब समझी। आशरा बेगम ने हाथ अपने मुँह पर रखा। सुबह जब मैं और रिज़वाना बातें कर रहे थे तो कमाल का नाम लिए जाने पर चीख कर बाहर भागी थी। याद है रिज़वाना, हम यही बातें कर रहे थे कि शहनाज की बीमारी, उसका सोए रहना, गुलनाज का घर संभालना, हत्ता कि मैंने ही कहा कि वो कमाल और डेरे के सब काम भी खुद करती थी। और बस वो जो इतनी देर से चुप लेटी हम दोनों को सुन रही थी तो उस अज़ियतनाक वक्त के याद आने पर बर्दाश्त न कर पाई। लेकिन वो ठीक कब हुई और कैसे? शहनाज अचानक जैसे सदमे से दो चार हुई थी। उसके लिए अब ना लबो लहजा संभालना भी मुश्किल हो गया था। हैरत से तानिया को देख रही थी। ज़हन और दिल तो ऐसे आंधियों के सदमे थे कि वो खुद को सोच विचार के काबिल भी ना पा रही थी। मैं गुलनाज को लाती हूँ। तानिया उनकी हैरत को समझ रही थी। वो कमरे से बाहर निकल गई और शहनाज के लिए वहाँ मौजूद बाकियों से नज़र मिलाना भी 2 बार हो रहा था। यही हाल उस वक्त हाजरा बेगम का था। अल्लाह ने 2 बेटे दिए, दोनों ही उनकी ज़िंदगी में वापस ले लिए। यही दर्द क्या कम था कि अब एक मरहूम बेटे के मुतल्लिक ऐसी बात का सामने आना। वो सर झुकाए उंगलियां चटका रही थी। यही सोच पाई कि काश गुलनाज पहले जैसी पागल ही निकले और तानिया का कहा वो किसी तरह झूठ साबित कर दे। लेकिन आहट पर सर उठाया तो कमरे में दाखिल हुई गुलनाज पर नजर पड़ते ही उन्हें किसी अनहोनी का एहसास हुआ। आपा! बहन को देखते ही गुलनाज की आंखें फिर से बरस पड़ी। वो आगे बढ़ी और शहनाज से उठकर उसे अपने सीने से लगा लिया और वो एक बार फिर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। वहाँ मौजूद सभी, हाजरा बेगम तो पल्लू से आंखें साफ करते चेहरा ही नहीं उठा पाई। चलो यहाँ से। शहनाज से बिना किसी की तरफ देखे गुलनाज को बाहर खींचा। वो ज़हनी तौर पर इतनी टूट चुकी थी कि फौरी तौर पर वहाँ से निकल जाना चाहती थी। रिजवाना ने बेख्तियार तानिया की तरफ देखा तो उससे पल के झपक कर तसल्ली दी। शहनाज जो करना चाहती थी उससे रोकना अब लाहासिल था। गुलनाज ठीक हो चुकी थी। सारे राज अफशा हो चुके थे। शहनाज के लिए अब वहाँ एक पल भी टिकना नामुमकिन था। रिजवाना को मवर्द इल्ज़ाम ठहराते उसके साथ इतना बुरा कर चुकी थी। आज पता चला उनकी अपनी दुनिया तो बरसों पहले उजड़ चुकी थी। रिजवाना तो उस किस्से में कहीं मौजूद ही ना थी। वो तेज़ी से बाहर निकल गई। गुलनाज से पलटकर खामोश नज़रों से तानिया को देखा तो तानिया ने मुस्कुराकर अलविदाई अंदाज में हाथ हिलाया।
जिस पर गुलनाज बस हल्का सा मुस्कुराई और वो दोनों घर के दरवाजे से बाहर निकल गईं। कितने बदनसीब हो हान, बदनसीब, बदबख्त और इंतहा के जालिम। बुरे से बुरे इंसान को भी मौत के बाद एक जुमला तो नसीब हो ही जाता है कि बहुत अच्छा इंसान था बेचारा। पर तुम्हारी स्याह भक्ति सिर्फ तुम्हारे कर्मों का फल है, जो आज तुम्हारी कब्र पर थूकते भी मुझे घिन आ रही। भाई की कोताही, मेरी बीमारी और एक मासूम लड़की की मजबूरियों से तुमने इतना घनूना फायदा उठाया। खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा कमाल खान, और करेगा भी क्यों? तुम्हारी सजा के लिए यही क्या कम है कि आज मरने के इतने सालों बाद जबकि लोग मरे हुओं की बख्शिश के लिए दुआ किया करते हैं, तुम्हें भर भर कर वो दुआएं मिल रही हैं। कितना घटिया फल है एक पाकीज़ा रिश्ते की हुर्मत को पामाल करना। और तुमने न सिर्फ ये गुनाह किया, बल्कि परसों मेरी बहन की दीवानगी उसकी मासूरी को एक तमाशे की तरह देखते रहे, हत्ता कि ये सोचकर खुश भी होते होगे कि अच्छा है वो किसी को कुछ बताने की काबिल नहीं रही। पर ये तो तुम जैसे बदबख्त होते हैं जिन्हें कब्र में कुदरत चैन नहीं लेने देती। तुम्हारी कब्र, तुम्हारी आखिरत सब तबाह है कमाल खान, क्योंकि गुलनाज कभी तुम्हें माफ नहीं कर सकती। और मैं, शहनाज बीवी सिसक कर रो पड़ी। कितनी बुरी हूं मैं, कितनी अंधी और कितनी बेरहम। जब मैं ही रिजवाना को माफ करने को तैयार ना हो रही थी, अब किस मुंह से अल्लाह से माफी की तलबगार हो सकती हूँ? बरसों इस आग में चलते गुजार दिए कि मेरी बहन की दीवानगी की जिम्मेदार अगर रिजवाना है, तो बस उसका जीना हराम किए बगैर चैन नहीं लूंगी। एक बार भी नहीं सोचा, ना जाने गुलनाज का दुख क्या है। काश मैं अपने किए की सजा इस दुनिया में पालूं। काश मेरा अंजाम तुम्हारे जैसा ना हो कमाल खान। वो तस्वीर के सामने खड़ी रो रही थी जब गुलनाज से बहन के कंधे पर हाथ रखा। बस करो आपा, क्यों खुद को सजा दे रही हो? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था गुल्ले? वो पलट कर गुलनाज के इशारे झुंझोड़ने लगी। एक बार तो कहती, इशारे से ही जता देती। देखो तो कितना कुछ गलत हो गया मेरे हाथों से। किस किस से माफी मांगू और भला किस मुंह से उनका सामना करूं जिनके साथ मैंने इतना बुरा किया और उन्होंने मेरी बहन को ठीक ठाक करके मेरे सामने ला खड़ा किया। वो सब इतने अच्छे हैं आपा कि तुम्हें खुले दिल से माफ कर देंगे। मुझे यकीन नहीं आता गुलनाज ये तुम हो, ऐसे बोलती मुस्कुराती तंदुरुस्त। ये सिर्फ मुआवजा है। ये सिर्फ एक सबक है आपा, तुम्हारे लिए। वो मुस्कुरा रही थी। जिंदगी बड़ी तल्ख हकीकत है और हम सिर्फ मफरूजों के तहत उसके दो पलड़ों में नफरत और मोहब्बत के पहाड़ बुलंद करते चले जाते हैं। तुम खुश हो गुलनाज? शहनाज से रोती आंखों से उसकी थोड़ी ऊंची की तो गुलनाज के चेहरे पर एक सख्ती से आकर ठहर गई। गुलनाज से हैरत से उसका बदलता रंग देखा। हाँ, बहुत खुश हूँ। उससे सरदा खींची। बहुत खुश कि दुनिया एक गलीज शख्स के वजूद से बरसों पहले ही पाक हो चुकी थी। लेकिन अफसोस कि मैं बहुत सालों तक इस खुशी से बेखबर थी। वो सफाकी से कहती वहां से चली गई और गुलनाज से माता पीट कर कमाल खान की तस्वीर को देखा और फिर दीवार से खींचने के अंदाज से उतार कर तस्वीर को स्टोर रूम के दरवाजे पर दे मारा। अल्लाह तुम्हें कभी कभी माफ ना करे कमाल खान, ये मेरी बद्दुआ है तुम्हें। समारे ने बच्ची को जन्म दिया था और हम की उम्मीदों पर तो सुनते ही ओस पड़ी थी। जब से मुंसिफ के जायदाद में हिस्सादार बनने का सुना था, सर में एक ही सौदा समा गया था कि किसी तरह उस जबरी हिस्सेदार की राहें दुश्वार करनी है। ऐसे में बेटी की पैदाइश उसके एतमाद में इजाफे का बायस बनती। लेकिन समारा ने भी बेटी का तोहफा दिया था। उसका सुनकर सिर्फ मिजाज ही नहीं, बिगड़ा दिमाग भी ने उधेड़पन में लग गया था। हवेली की उस नए हिस्सेदार की हकीकत, जो कि अभी दुनिया पर आश्कार नहीं हुई थी, तो अरहम के नज़दीक एक बहुत अच्छा मौका था कि उस अनचाहे कांटे को वक्त पर ही निकाल दिया जाता। सबसे पहले उसे अदालत में वरासत की मुंतकिली की दरख्वास्त दी थी। एक बार सब कुछ उसके नाम मुंतकिल हो जाता तो बाद में मुंसिफ लाख सर पीटता रहे। ये कानूनी काम इतनी आसानी से निपटने वाले नहीं होते। लेकिन अरहम के लिए यही काफ़ी नहीं था। अलग क्या जरूरत थी एक इजाफी झमेला पालने की। उसके जहन पर यह सोचकर ही झुंझलाहट सवार होने लगती कि मुंसिफ कभी मुस्तकबिल में उसकी बराबरी की सतह पर आ खड़ा हूँ। अरहम ने एक गहरा सांस छोड़ते मोबाइल ओपन करके नंबर मिलाया। बादशाहान, मैं हूँ अरहम खान। उससे अपनी आवाज़ कतरे नीचे रखी। सलाम हान जी, थाने में हो? जी हान,
हम उधर ही है, हुक्म करो। हवेली आना, लेकिन चुप चुप आकर। कहो तो काले शीशों वाली कार भेज दूं। मुश्किल नहीं है हान, कड़क सर्दी है आजकल। सर मुंह लपेट कर आएगा तो कुछ खबर नहीं होगा किसी को। हाँ, लेकिन बहुत लेट आना या मुलाजमों को फारिग कर दूंगा। कुछ बहुत ज़रूरी मामला है, समझ रहे हो ना? जी हान, समझ गया। ओके। अरहम कॉल ऑफ करके पलटा तो कदम जम से गए। शहनाज उससे चुभती निगाहों से देख रही थी। इसको क्यों बुला रहे हो, क्या काम है? इस तरह क्यों पूछ रही हैं? वो माँ के तेवर देखकर हैरान था। आपको मालूम तो है, हम पहले बात कर चुके हैं। कौन सी बात? मुंसिब के लिए। उससे अपनी तरफ से मुताला किया तो वो भी बड़े आम अंदाज में। तुम अब भी यही सोच रहे हो? अब भी? वो जैसे चीख उठी और अरहम के लिए एक नई बात थी। हाँ, क्यों? क्या मतलब? अरहम, तुम्हारी खाला का ठीक होना, उसके इंकशाफ, उन लोगों की अच्छाइयाँ, तुम अब भी एक कराए के कातिल को बुला रहे हो? शहनाज का सदमे से बुरा हाल हो रहा था। अरे बस भी कर दे। अरहम ने सख्त बेसारी और नफरत से हाथ झटका। उन सब बातों का मुनसब की वरासत से क्या लेना देना? वो मुसीबत तो अभी भी सवार है सर पर। लेकिन बादशाह खान को बुलाने का क्या मतलब? क्या तुम मुंसिफ की जान लेना चाहते हो? शहनाज की आंखें फैली हुई सी थी। अरहम ने एक मर्तबा फिर चौंक कर देखा। आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे ये नई बात हो। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना। पागल हो अरहम? शहनाज चीखी पड़ी। तुम अभी भी ये सब सोच रहे हो? तुम मुंसिफ की जान कैसे ले सकते हो जबकि उस गरीब का कोई कसूर नहीं है? तुम एक माँ की गोद कैसे उजाड़ सकते हो? उस बेचारी को अभी अभी उसका बेटा मिला है। तुम्हारा बाप था हर बुराई की जड़, हर जुर्म का जिम्मेदार। या फिर मैं, जिससे मुंसिफ को उसके सगे माँ बाप से जुदा कर दिया। अब ऐसा कुछ मत होने दो। खुदारा, मेरी आकबत संवारने दो। वो अचानक ही फूट फूट कर रोने लगी और अरम के आगे तो उन्होंने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। अरम ने माँ की बातों को निहायत बेदिली और कदरे गुस्से से सुना था। उसे हरगिज़ ये तवक्का नहीं थी कि इन ऐसे नाजुक मौके पर माँ उसका साथ छोड़ जाएगी, जबकि बाप दादा की जायदाद का अकलौता वारिस बनने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गया था। देखिए, मैं कह रहा हूँ आपसे, जज्बाती बनकर मत सोचें। इससे पहले कि दुनिया पर यह सच आश्कार हो, मुझे मेरा काम करने दें। आज मैं अदालत में दरख्वास्त दायर कर रहा हूँ, जिसके बाद वरासत कानूनी तौर पर मेरे नाम मुंतकिल हो जाएगी। मुझे ऐसी किसी मुसीबत का अंदाज़ा होता तो पापा के बाद ये काम मैं बहुत पहले करवा चुका होता। अब से पहले तो ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। वो अपने आप में झुंझला रहा था। जानता था आजकल कानूनी काम बहुत मुंतज़िम तरीके से हो चुके हैं। सबसे पहले उससे बाप के भाइयों की बाबत पूछा जाता, जिसके नतीजे में जमाल चचा की 3 बेटियों को उसका वरासती हक मिलता। जहाँ तक मुंसिफ की बात थी तो डीएनए रिपोर्ट और दादी के बयान के बाद जायदाद का पूरा मामला एक लंबे अरसे तक जांच पड़ताल के नजर हो जाता। अरहम को यही बेहतर लगा कि तीनों बहनों को भले उनका हक दे दिया जाए, लेकिन अरहम को मुंसिफ की हिस्सेदारी हरगिज़ कबूल ना थी और उसके लिए उस कमबख्त का जान से जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे अरहम। शहनाज से उंगली उठाकर बेटे को मुतनब्बा किया। ना तुम मुंसिफ की हैसियत के आड़े आओगे और ना ही उसे कोई नुकसान पहुंचाओगे। मैं कह रही हूँ अरहम, बहुत नुकसान उठाओगे। कुदरत की लाठी पे आवाज है। मत बददुआएं लो किसी माँ की। आज तुम भी औलाद वाले हो गए हो, किसी का बुरा मत सोचो। इंसान बड़े घाटे में आ जाता है, अभी भी वक्त है। वो बोल रही थी, लेकिन अहराम झटके से बाजू छुड़वाकर बाहर निकल गया। शहनाज फिर भी शोर मचाती उसके पीछे बड़े फाटक तक चली आई। गुलनाज से कमरे से निकल कर देखा, तासु भरी एक आह निकल गई। उसकी आपा ज़हनी तौर पर आजकल बड़ी मुंतशिर हो चुकी थी। शोर के किरदार ने उन्हें आज जिंदगी के इस मोड़ पर आकर तोड़ा था, जबकि वो दुनिया में मौजूद ही नहीं था। पर आपा थी कि संभलती दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें अपनी ज़्यादतियों का पछतावा चैन नहीं लेने देता था। ना जाने अरहम इतना बिगड़ा हुआ क्यों लग रहा था। कम से कम माँ की सेहत का तो कुछ एहसास करे। वो बस सोच कर देखती रह गई। फिजा में उनकी तो जैसे ठहर ही गई थी। सूरज निकले हफ्ते भर से ऊपर हो गया था। धुंध ने उन दोनों पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया था। हर कोई सुबह सवेरे अपने बिस्तरों में दुबका हुआ था। मेआंदम का सरसब्ज माहौल बड़े दिन हुए बर्फ की सफेदी में डल चुका था। मुंसिफ ने यूनिफॉर्म पहनकर दस्ताने भी हाथों पर चढ़ा लिए। वो दूसरों के आराम के ख्याल से खुद ही किचन की तरफ बढ़ा कि एक गिलास दूध गर्म करके पी ले और ऑफिस चला जाए। आज ऑफिस से वापसी भी कुछ जल्दी करनी थी, क्योंकि घर पर
राशिद की अम्मी और बहनें आ रही थीं। रमशा का रिश्ता यूं तो राशिद से तय पा चुका था, लेकिन अब वो लोग शादी की तारीख रखने आना चाह रहे थे। वो किचन में दाखिल हुआ तो सामने चूल्हे के नज़दीक किसी को काम में मसरूफ पाया। सर्दी की वजह से चूंकि मुकम्मल शॉल ओढ़ रखी थी, इसलिए समझना मुश्किल था कि कौन है। फिरोज़ा, रमशा, एलिया। वो हल्का सा खंकारा जिस पर वसीला ने बेख्तियार पलट कर देखा। जामनी शॉल में उसका सफ़ेद गुलाबी चेहरा कुछ सुर्ख सुर्ख सा महसूस हुआ। मुंसिफ पर नज़र पड़ते ही उससे अपना रुख दोबारा फेर लिया। मुंसिफ के कदम पहले तो बेसाख्ता ही वहीं रुके, क्योंकि इतना तो गुस्से कुछ अरसे के दौरान देख ही चुका था कि बावजूद एक ही घर में रहने के उससे मुकम्मल गुरेज करती थी। हत्ता कि सब घर वाले एक जगह मौजूद होते, वो तब भी मुंसिफ की वजह से अपने कमरे में चली जाती थी। मुंसिफ के दिल में बहुत दिनों से जितना कुछ चल रहा था, उसे वो इतनी खामोशी, अदम मौजूदगी और सद रवैये से मात देती आई थी। मुंसिफ चाहकर भी अपने अंदर कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया था। इस वक्त भी यही सोचा कि वसीला उसे देखकर ज़रूर यहाँ से निकलना जाना चाहती होगी, लेकिन उसकी यह दरवाजे मौजूदगी की वजह से मुश्किल में फंस चुकी है। मुंसिफ ऐसे मौके पर बड़ा मसलहती और एहसास करने वाला बंदा था। तभी कदम वहीं रोक कर पहले पहल वापस चलने जाने का ही इरादा किया, लेकिन फिर अगले ही लम्हे एक सोच उसके लबों पर मीठी मुस्कान बनकर ठहर गई। मुरव्वत की मार, तुम बहुत खा चुके मुंसिफ रज़ा। कभी कभार ढीठ बनकर अपना भला भी सोच लेना चाहिए। क्या पता इसी रिटाई में अगले का भी कुछ फ़ायदा छुपा हो। क्या पता ये गुरेज महज एक शायरी पर्दा हो, एक अनाक की दीवार के सिवा कुछ न हो। क्या पता हमारी पहल का मुंतज़िर हो कोई। क्या मालूम अगले को हमारी कम हिम्मती से सारे गिले हों। वो कुछ कुछ अच्छे गुमान करता खुद अपनी जरूरत को बढ़ावा देते मस्जिद आ गया आया। वह हन्नूस पीट किए खड़ी थी। मुंसिफ ने देख लिया था कि वो चाय बना रही थी। चाय की पत्ती शायद अभी ही डाली थी, क्योंकि खोलते हुए दूध पर अभी चाय का गहरा रंग गालिब नहीं आया था। वो उस वक्त वसीला के एन पुश पर खड़ा था और वसीला को भी इस बात का एहसास हो चुका था। दिल की धड़कन, तेज सर और घबराहट उससे भी सिवा हो चुकी थी। मुंसिफ यहाँ तक क्यों आया? उसे वहीं से पलट जाना चाहिए था। उसे कांपते हाथों से बिला वजह कप से देखिए। दूसरा कप दादी के लिए। मुंसिफ ने ट्रे में 2 कप देखकर सवालिया देखा। अब वो पीछे से हटकर उसके बराबर में आ खड़ा हुआ था। वसीला ने सर नफी में हिलाया। वो सो रही हैं। तो अम्मी? उससे फिर पूछा। वसीला ने फिर सर को नफी में हिलाया। वो बता नहीं पाई कि 2 कप तो उससे बिला वजह घबराहट में सीधे किए थे। ज़हन में कुछ भी नहीं था और झूठ भी नहीं बोल पाई, क्योंकि अम्मी और दादी के कमरे में तो वो गई ही ना थी। रमशा? वो भी जैसे ठान चुका था कि चुप नहीं रहेगा। वसीला उसके सवालों से सिच हो चुकी थी। इस बार कोई जवाब नहीं दिया और ठग से चूल्हा बंद कर दिया। अंदाज से बताने के लिए काफ़ी था कि वो उसकी मौजूदगी से तंग है। मुंसिफ ने हंसी बड़ी मुश्किल से जब्त की। वसीले का गुस्सा बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि वो चाहता था आज वो अपना सारा गुस्सा एक साथ निकाल ही फेंके। मुझे एक कप मिल सकता है? उससे फिर बड़े सुकून से सवाल किया। एक तरह से वसीला की बेजारी को नज़रअंदाज किया। ले लें। वसीला ने चेहरा सख्ती रखा। मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग चाय पीता हूँ, ऐसी दूध पत्ती तो बिल्कुल भी नहीं। उससे मुंह बनाकर उस फीकी से चाय को रिजेक्ट किया। वसीला को कुछ और गुस्सा आ गया। हद है बदतमीजी की। वो तो वहाँ रुकना भी नहीं चाहती थी, और ये है कि नखरे किए जा रहे हैं। उससे छलनी रखकर अपने लिए चाय उंडेली और कप उठा लिया। खुद बना ले। वो अपना कप लेकर हट गई और एक ऊपर वाले कैबिनेट से प्लास्टिक का एक डब्बा निकाला। मुंसिफ ने गौर से देखा। वो तो टैबलेट्स वगैरह का बॉक्स था। वसीला उससे खोलकर कुछ तलाश कर रही थी। मुंसिफ काम छोड़कर बागोर देखने लगा। वसीला ने गोलियों का एक पत्ता हाथ में लिया। छोटी मेज पर रखे जार में से 2-3 बिस्किट निकालकर प्लेट में रखे और कदम दरवाजे की तरफ बढ़ाए, लेकिन मुंसिफ उससे पहले ही उसके सामने आ गया। क्या हुआ है? किस चीज़ की गोली है? उसे दरवाजे पे हाथ रखकर उसका रास्ता रोक लिया। कुछ नहीं हुआ, यूं ही। वो उसे देख भी नहीं रही थी। मुंसिफ ने भी बिना कुछ और पूछे उंगलियां उसके माथे पे रख दी। ओह, तो उसका चेहरा यूं ही सुर्ख नहीं लग रहा था। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। वो परेशानी में दर्द से तहातुब भी दुरुस्त नहीं कर पाया, जबकि वसीला को तुम्हें का एक मुद्दत गुजर चुकी थी। जी, मुझे अपने कमरे में आराम करना है, रास्ता दें। वो निकलने की कोशिश में थी, लेकिन मुंसिफ ने उससे कलाई पकड़कर चाय की ट्रे अपने दूसरे हाथ में ली और उसे लाकर कुर्सी पर बिठाया।
दवाइयों का बॉक्स अभी तक वहीं रखा था। मुंसिफ ने उसमें से डिजिटल थर्मामीटर निकाला और वसीला की तरफ बढ़ा। रखो। उसे सख्त लहजे में कहा और वसीला ने थर्मामीटर मुंह में रखा। 103। मुंसिफ ने बीप बजने पर थर्मामीटर को जांचा और हैरत से वसीला को देखा। पागल लड़की, 103 बुखार में तुम यहाँ खड़ी हो चाय बना रही हो, रमशा को नहीं जगा सकती? और हुआ कैसे ये बुखार? नहीं पता। उससे कोनी मेज पे टिका रखी थी, सर को थक कर हथेली पे गिराया। तबीयत को अब तक के वक्त में बड़ी मुश्किल से संभाल कर खड़ी थी, लेकिन अब मुंसिफ को खबर हो गई तो उसके लिए भी जबर मुश्किल हो गया था। चेहरे से आग निकल रही थी, सर खाली खाली और भूख की वजह से अब नकाहत भी खूब होने लगी थी। मुंसिफ ने साथ वाली कुर्सी खींचकर उसे 4 में से केक निकाल कर दिया। वसीला ने पीछे होने की कोशिश की, लेकिन मुंसिफ ने ज़बरदस्ती आगे बढ़कर ना सिर्फ केक खिला दिया बल्कि चाय का कप भी पूरा खाली करवाया। रात के बाद कुछ नहीं खाया होगा, तुम्हें तो गर्म दूध पीना चाहिए था, बुखार में कमजोरी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये गोली फौरन खाओ, फिर दूध भी गर्म करता हूँ। वो बिना उसके सुने उसे गोली खिलाकर दूध गर्म करने चला गया। वसीला ने उठने की कोशिश की, लेकिन वजूद पर बेइंतहा सुस्ती छा चुकी थी। वो उठकर खड़ी तो हो गई, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने के लिए कदमों में तेजी नहीं ला सकी। मकसद सिर्फ मुंसिफ से दूर होना था। तभी वहां से निकलने के लिए जोर लगाया, लेकिन मुंसिफ की चुस्सी का मुकाबला नहीं कर पाई। वो दोबारा उसके सर पे खड़ा था। मुझसे दूर भागने की ख्वाहिश भी जी भर के पूरी कर लेना। तुम ना चाहो तो जाहिर है कि जिंदगी भर तुम्हारे सर पर मुसल्लत नहीं हो सकता। अनचाहे रिश्तों के साथ रहना भी नहीं चाहिए। मैं जानता हूँ वसीला, मेरी मौजूदगी तुम्हें अपने घर में खुलकर सांस नहीं लेने देती, और ये बात सबसे ज़्यादा मेरे लिए तकलीफ का बायस है। लेकिन तुम परेशान मत हो, मुझे अपना ज़ाती क्वार्टर मिलने वाला है। मेरे लिए वहाँ जाकर रहना कोई मसला नहीं। बस 1 डेढ़ माह और अभी तुम कमरे में जाकर आराम करो। जहन को सोचो कि नज़र करने से बंदा बीमार पड़ता है। तुम इस वक्त आज़ाद हो, अपनों में हो। इस खुशी को महसूस करो और बेकार की सोचों को हावी मत होने दो। वो उसके मुकाबिल खड़ा बोले जा रहा था। वसीला ने चुप करके उसे सुना, पलकें नम हुई। वजह उसे भी मालूम ना थी। नस से नीचे फर्श भी नहीं, जहाँ 2 फीट की दूरी पे मुंसिफ के कदम थे, और फिर वो कदम दूर होने लगे। जाओ शाबाश, अपने कमरे में आराम करो। वो कहकर रुका नहीं और जीप में बैठकर सबसे पहले रमशा को कॉल की। उसे वसीला की तबीयत का बताया और ऑफिस के लिए रवाना हो गया। हेलो, अटक अटक कर बोलती वो कोई औरत थी जो काफ़ी घबराई हुई सी थी। मुंसिफ ने मोबाइल की आवाज़ मुकम्मल बढ़ाई। वो उस वक्त ऑफिस में अकेला बैठा था। जी कौन? मुंसिफ हूँ, उसे घबराए अंदाज से पूछा। क्यों? जी मुझसे बात कर रहा हूँ, आप कौन? मैं हूँ गुलनाज, नहायत धीमे से अंदाज से कहा गया, और मुंसिफ को ठहर कर कुछ देर सोचना पड़ गया। फौरी तौर पर वो गुलनाज तो जहन में ना आई जो विच पगली के नाम से मशहूर थी। आप? मुंसिफ का अंदाज सवालिया और जान लेने जैसा था। तुम्हारी दाई की बहन, अरहम की खाला। इस बार गुलनाज ने निस्बतन कुछ इत्मीनान से वसाहत की, और मुंसिफ पहले से ज़्यादा हैरान हो गया। गुलनाज कभी इतनी रवां और नॉर्मल अंदाज से बात कर सकती है, शायद नामुमकिनात में से था। लेकिन यही सच था, वो गुलनाज से जो उससे मुहातिब थी। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं हाला? मुंसिफ ने जिंदगी में पहली बार उसे एक रिश्ते से पुकारा। मैं ठीक हूँ मुंसिफ, तुम्हारा नंबर आपा के मोबाइल में था, वो आराम कर रही हैं, मैं उनके मोबाइल से बात कर रही हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी जी, मैं सुन रहा हूँ। मुंसिफ, वो कैसी है? तानिया? गुलनाज को बहुत दिनों से जिस एक हस्सी के बराबर याद सता रही थी, वो ज़रूर ये बात कहते अचानक ही अपने दिल की बात कह गई। जी, तानिया बिल्कुल ठीक है, आपको बहुत याद करती है। मुंसिफ की लबों पर मुस्कुराहट आ गई। तानिया के लिए गुलनाज का ये एक जुमला पूरी फीस वसूल होने जैसा था। उसे मेरा सलाम देना, मैं भी उसे बहुत याद करती हूँ। जी ज़रूर। मुंसिफ, मुझे कहना था कि अरहम की नीयत अच्छी नहीं है, वो तुम्हारी जान लेना चाहता है, अपना बहुत ख्याल रखो। ओह, मुंसिफ चौंका। क्या करना चाहता है वो? कोई आदमी है बादशाहान, उसको रुपए देकर तुम्हें मरवाना चाहता है। बादशाहान? वो तो किराए का कातिल है और पुलिस को मतलूब है, तो वो आजकल थाना में है। हाँ, और अरहम को पता है कहाँ रहता है। मैं कुछ करता हूँ इस बारे में। आपका बहुत शुक्रिया हाला। सुनो मुंसिफ, लाश का लहजा एक बार फिर कुछ झिझक भरा था। जी हाला, हुक्म करें। वो आपा, वो बहुत रोती हैं, बहुत तकलीफ में हैं। अरहम उनकी कुछ नहीं सुनता है, वो सारा दिन रोती चिल्लाती रहती हैं।
मुझे डर है वो भी मेरी तरह पागल ना हो जाए। वो हरम की मिन्नतें करती हैं कि मुझसे वो कुछ मत कहो, सबको माफ़ कर दो, लेकिन हरम कुछ नहीं सुनता। तानिया मेरी बहन को भी ठीक कर दे मुझसे। गुलनाज का लहजा भीग सा गया। आप परेशान ना हो हाला, उसकी नौबत नहीं आएगी। ताईजान को कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। और आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे पर वक्त मुतल्ला किया। अपना ख्याल रखना। गुलनाज से किसी कदर सुकून महसूस करते फ़ोन बंद कर दिया। मुंसिफ अलबत्ता बहुत देर तक उसी मामले पर सोचता रहा। गुलनाज की कॉल कोई मामूली बात ना थी। उस कॉल में बहुत कुछ ऐसा था जिस पर फौरी एक्शन लेने की ज़रूरत थी। हालांकि उसमें जान का खतरा भी था, लेकिन जान का खतरा भला एक जीते जागते इंसान को कब नहीं होता। हिम्मत का कदम तो उठाना ही पड़ता है।